नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट सोशियोलॉजी के पेपर 1 के चैप्टर 3 को, जो कि है व्यक्ति और समाज में संबंध, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जहाँ पे हम बात करेंगे सोसाइटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या व्यक्ति, और इन दोनों के संबंधों की व्याख्या करने वाले विभिन्न जो सिद्धांत दिए गए हैं, चाहे वो साबियवी सिद्धांत हो, चाहे सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत हो या सामूहिक मन का सिद्धांत हो, इनके समर्थक कौन है, इनके बारे में किसने पहले विचार दिया और इन सिद्धांतों का अर्थ क्या है। तो काफ़ी कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए। चैप्टर 2 था मानव तथा पशु समाज में अंतर, जहाँ पे हमने ये समझा था कि मानव समाज में संस्कृति होती है और पशुओं में संस्कृति नहीं पाई जाती। दूसरे अंतर की बात करें तो मानव समाज परिवर्तनशील है, इसमें तीव्र गति से परिवर्तन होता है, और पशु समाज में शून्य के बराबर परिवर्तन होते हैं। कानून, रीति रिवाज, परंपरा, इन सारी चीज़ों का महत्व मानव समाज में देखने को मिलता है, जबकि पशु समाज में कानून इत्यादि कुछ भी नहीं पाए जाते। वहाँ पे मत्स्य न्याय काम करता है, जो जितना शक्तिशाली वही उतना श्रेष्ठ, वही जीवन जी सकेगा, कमजोर यानी उनकी मृत्यु। अगले अंतर की अगर हम बात करें तो मानव समाज में अनेक प्रकार की विविधता दिखाई पड़ती है, पशुओं में विविधता नहीं दिखाई पड़ती। मनुष्यों में भाषा संचार का माध्यम होता है, जबकि पशुओं में कुछ आवाज़ें या स्पेशल तरह की बोलियां, चेहरे के हाव भाव होते हैं। शारीरिक बनावट के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। मनुष्य के पास विकसित मस्तिष्क है, वो सीधे खड़े होकर चल सकते हैं, उनके दोनों हाथ फ्री होते हैं, हाथ लचीले होते हैं। ये सारी चीज़ें मनुष्य समाज में देखने को मिलती है, जबकि पशु समाज में नहीं। तो इन सब को अगर डिटेल्ड में आपको पढ़ना है तो आप चैप्टर 2 वाला वीडियो देख सकते हो। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्यक्ति और समाज में संबंध। वो कितना गहरा है, वो किस तरह का है, कौन किसका पूरक है या कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन सबको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु की फेमस कोटेशन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कोटेशन ही ये बताती है कि मनुष्य का समाज के साथ कैसा संबंध है। इस कोटेशन से पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा मनुष्य समाज पर निर्भर है, उतना ज़्यादा शायद ही कोई प्राणी हो, क्योंकि ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा गाय एक सामाजिक प्राणी है, बंदर एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कोटेशन कही गई है। मीन्स मनुष्य समाज पे सबसे ज़्यादा निर्भर रहने वाला प्राणी है, और व्यक्तियों में जितने भी सामाजिक गुण देखने को मिलते हैं वो समाज की ही देन है। मीन्स व्यक्ति का संबंध समाज से बहुत गहरा है। ये आपकी सोसाइटी हो गई, और इस व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण और सामाजिक विशेषताएं हैं वो इस समाज की देन है। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज में रहे उसका जीवन या उसका अस्तित्व हो पाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि अगली लाइन में लिखा है, समाज से अलग व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना असंभव है। व्यक्ति का समाज से अलग कोई महत्व है ही नहीं। माता पिता से हमें शरीर प्राप्त होता है, पर उस शरीर में सामाजिक गुण या विशेषताएं भरने का काम सोसाइटी करती है। आपको समाज में रहना कैसे है, किसी से बातें कैसे करनी है, उसके साथ व्यवहार कैसे करने हैं, ये सारा ज्ञान, ये सारे गुण समाज व्यक्ति के अंदर भरता है। अगर हम डी लीलॉक की कोटेशन की बात करें, इन्होंने लिखा है, जिस तरह का संबंध हाथ का शरीर से होता है अथवा वृक्ष का पत्ते के साथ है, वैसा ही संबंध व्यक्ति और समाज का है। आप इमेजिन करो, अगर हाथ और शरीर के संबंध को समाज और व्यक्ति से जोड़ा जा रहा है, तो आपकी बॉडी हो गई समाज, हाथ हो गया एक व्यक्ति। अगर हाथ को बॉडी से अलग कर दो तो इसका कोई अस्तित्व है? बिल्कुल नहीं। ठीक वही चीज यहाँ पे लिखी है कि समाज से अलग व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना असंभव है। व्यक्ति का समाज से अलग कोई महत्व नहीं। इस हाथ को काट के आप यहाँ रख दो, और ये मनुष्य है, ये मनुष्य अपना जीवन जिएगा, लेकिन इस हाथ की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। या एक वृक्ष है, उससे एक पत्ता अलग हो जाए, क्या उसका कोई अस्तित्व है? नहीं, वो बस एक पत्ता है। पर जब वो वृक्ष के साथ होता है तो उसका अस्तित्व बना होता है। तो टी लीलॉक का यही कहना है कि जिस तरह का संबंध हाथ का शरीर से अथवा वृक्ष और पत्ते का है, वैसा ही संबंध व्यक्ति और समाज का है। मनुष्य समाज के बिना अपना अस्तित्व नहीं रखता। यानी अगर आप समाज से अलग करके देखोगे मनुष्य को, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के अभिन्न साथी तथा पूरक हैं। अब अगर हाथ नहीं है तो हाथ का तो अस्तित्व अलग होने पे शरीर से कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर ये व्यक्ति बिना एक हाथ के काम कर रहा है तो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है जितना उसके दोनों हाथ होने पे वो कर पाएगा। तो ये हाथ इस शरीर के लिए जरूरी है, और उसी तरह समाज व्यक्ति के साथ रहे या व्यक्ति समाज के साथ जुड़ा है तो वो दोनों ही चीजें ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेहतर है।
ठीक वैसे ही कि जैसे मान लो ये एक ड्रेस है, ठीक है, ये एक ड्रेस है या एक कपड़ा है या एक वस्त्र है। इस वस्त्र में बनाने के लिए पतले पतले धागे लगे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलके बुन कर कर एक कपड़े का रूप लेते हैं। तो समाज जो है वो एक कपड़े का रूप है, लेकिन वो बना किससे है? व्यक्तियों से। तो समाज रूपी वस्त्र का व्यक्ति एक अनिवार्य धागा है। अगर आप वस्त्र की बात कर रहे हो तो बिना धागे के कोई वस्त्र बन सकता है, कोई कपड़ा बन सकता है? नहीं। अगर आप कपड़ों को देखोगे तो वो धागों से बनते हैं। तो अगर धागे नहीं है तो कपड़े नहीं बनेंगे। तो वो जो धागा वो व्यक्ति है, और प्रत्येक व्यक्तियों के मिलने से ही समाज का निर्माण होता है। पहले चैप्टर में ही हमने बात करी थी कि व्यक्तियों का झुंड समाज नहीं है, व्यक्तियों के आपसी संबंध और व्यक्तियों के समूहों से जो निर्मित होता है उसे हम समाज कहते हैं। तो ये एक व्यक्ति नहीं समाज निर्मित कर सकता, उसके लिए अनेक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो एक धागे से आप वस्त्र नहीं बना सकते। तो व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट है और समाज भी। अगर इस समाज रूपी शरीर से इसके विभिन्न अंगों को अलग कर दिया जाए तो ये इस समाज का कोई स्वरूप है? ये समाज कोई कार्य कर सकता है? नहीं। इसके हाथ पैर, इसके अंग छिन्न भिन्न कर दिए जाए तो ये मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। और अगर ये अंग अलग हैं तो ये अलग होके अपना अस्तित्व नहीं रख सकते। तो इनका साथ में रहना आवश्यक है। उसी प्रकार समाज अगर ना हो तो मनुष्य का जीवन कितना मुश्किल हो सकता है, या कितना वो आदर्श विहीन जीवन जी सकता है। बिना समाज के, बिना नियम, बिना कानून, बिना व्यवस्था के जीवन जंगली हो जाएगा, बर्बर हो जाएगा। तो इसलिए समाज भी आवश्यक है, व्यक्ति भी आवश्यक है। व्यक्ति और समाज के संबंध को समझाने से रिलेटेड कुछ प्रमुख सिद्धांत है, वहाँ पे हम देखेंगे कि समाज ना होने पे व्यक्तियों का जीवन किस प्रकार होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंग इम्पॉर्टेंट है किसी बॉडी को चलाने के लिए, नहीं, बिना बॉडी के अंग का भी कोई वैल्यू या कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति और समाज में संबंध से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। मुख्य रूप से 3 सिद्धांत आपको समझने हैं। पहला है सामाजिक समझौते, या जिसे सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं, वो। दूसरा है सावयवी सिद्धांत, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको हर्बर्ट स्पेंसर के सावयवी सिद्धांत के बारे में, वो है। और तीसरा है सामूहिक मन का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले सिद्धांत की, सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौते का सिद्धांत। शब्द से पता चल रहा है सामाजिक समझौता। समझौते में क्या है? आप मेरी बात मानो, मैं आपकी बात मानूंगा, कहीं आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, कहीं मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, और इसी तरह रिलेशन मेंटेन होता है। तो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत यह है कि समाज निर्माण के लिए लोगों ने आपस में अनुबंध यानी समझौता किया। और इस सिद्धांत के प्रणेता कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो। ये 3 नाम आप याद रख लो। इनके अनुसार समाज जो है मनुष्यकृत रचना है, यानी मनुष्यों द्वारा समाज की रचना हुई है। समाज अपने से नहीं बना है। मनुष्यों को लगा कि जीवन काफ़ी बेकार सा जा रहा है, हम इधर उधर घूमे जा रहे हैं, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिससे जानवरों में होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितना ताकतवर है वही सारी चीज़ों पे नियंत्रण रख रहा है। बाकी लोग गुणवान होते हुए भी उस समूह का नियंत्रण या नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें लगा कि नहीं, बिना समाज के निर्माण के हम बहुत अच्छे से अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य की अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, और मनुष्यों ने समाज तथा अपनी भलाई अथवा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समाज बनाया। उन्हें लगा कि मैं हमारी जो भूख प्यास, कपड़े, रहन सहन, खान पान, इन सारी चीज़ों की जो आवश्यकताएं हैं वैसे घूम घूम के या जंगल में या जंगलियों की तरह रह के पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें कुछ नियम हो, कुछ रूल्स हो, कुछ रेगुलेशन हो। वहाँ पे लोग हिसाब से काम करें, अपने हिसाब से, या बिना नियम के या बिना किसी नियंत्रण के रहें, ऐसा ना हो। समाज की रचना से पूर्व लोग रहते थे या जीवन उनका था, वो कैसा था? वो प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, उनमें कोई नियंत्रण नहीं था, यानी असीमित स्वतंत्रता थी। यदि किसी के पास बल है, वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है। तो ऐसा इंसान दूसरों के लिए तो हानिकारक है ही है, साथ ही साथ स्वयं के लिए भी हानिकारक है। ऊटपटांग कार्य करेगा जिससे लोगों को भी परेशानी होगी, उसका भी जीवन खतरे में आ सकता है। तो समाज की रचना से पूर्व लोग कैसा जीवन जीते थे? प्राकृतिक अवस्था में वो रहते थे। नेचुरल एनवायरनमेंट था, नेचुरल स्टेज थी। जैसे जैसे इवॉल्व होते गए सोसाइटी, वैसे वैसे चीज़ें बदलती गई। तो स्टार्टिंग में प्राकृतिक अवस्था थी, असीमित स्वतंत्रता थी, जैसे जंगली लोग रहते हैं, जैसे जानवर रहते हैं, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है।
वहाँ पे सामाजिक नियम, राजनीतिक कानून, व्यवहार के तरीके, परंपरा, रीति रिवाज ये सब कुछ भी प्रचलित नहीं थे। और इसी वजह से वो कैसी अवस्था थी? अराजक अवस्था थी। अब अराजक अवस्था यदि आ गई है तो जाहिर सी बात है लोग ऊब जाएंगे। कोई कितना बर्दाश्त करेगा? हर दिन खतरे में जीवन अपना रख के, या हर दिन इस डर में कैसे जिएगा कि कोई भी उसे मार सकता है या कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। स्त्री हो या पुरुष, इंसान हो या जानवर, सब सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो शांति व सुरक्षा के लिए व्यक्तियों ने आपस में समझौते किए और उन समझौतों के द्वारा समाज का निर्माण हुआ। तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स, लॉक, रूसो यानी सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से जुड़े हुए जितने भी थिंकर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके अनुसार समाज की रचना से पूर्व की स्थिति से लोग ऊब गए थे, परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने समाज की रचना की और रचना के बाद समाज में शांति व सुरक्षा का माहौल बना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत या सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अकॉर्डिंग समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व था। वो जीवन यापन कर रहे थे, बस वो सभ्य तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जीवन यापन नहीं कर रहे थे। मीन्स समाज से भिन्न व्यक्तियों का अस्तित्व रहा है और रह सकता है। तो इन्होंने क्या कहा कि समाज मनुष्य द्वारा बनाई गई एक रचना है और मनुष्यों ने अपनी भलाई के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज का निर्माण किया। अब आवश्यकताओं की पूर्ति से आप सेंस लगा सकते हो। मनुष्य कब तक जंगलों में भटकेगा? उसे रहने के लिए घर चाहिए। कब तक भूखा रहेगा? खाना चाहिए। कब तक पानी, धूप, वर्षा सब सहेगा? तो उनके पास वस्त्र होने चाहिए। तो ये जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, उनकी पूर्ति के लिए उन्होंने समाज का निर्माण किया। और समाज व्यक्तियों के संबंधों के ताने बाने से बनता है। जिस प्रकार वस्त्र धागों के ताने बाने से बनता है, उसी तरह सोसाइटी भी व्यक्तियों से बनती है। अगर व्यक्ति ही ना रहे तो सोसाइटी बन ही नहीं सकती। अगर धागे ना हो तो वस्त्र का निर्माण हो नहीं सकता, और अगर धागे हैं, वस्त्र का ही निर्माण नहीं है, तो आप पहनोगे क्या? धागों को तो आप पहन नहीं सकते। एक टाइम के बाद आपको लगेगा ना कि कुछ ढकने के लिए वस्त्र होने आवश्यक है। तो उसी तरह व्यक्ति 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 रहेंगे, लेकिन उनके आपसी ताने बाने से जब समाज का निर्माण नहीं होगा तो व्यक्तियों के होने से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। बट इस सिद्धांत ने क्या बोला है? व्यक्ति पहले रहा था, समाज बाद में आया। समाज व्यक्तियों द्वारा निर्मित चीज़ है। तो यहाँ पे इन्होंने समाज को गॉड बता दिया। उन्होंने बताया कि समाज तो मनुष्य द्वारा निर्मित है, समाज का अपना प्रारंभ में कोई अस्तित्व था नहीं। तो इसी कारण इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना भी हुई। इस सिद्धांत के समर्थकों ने समाज के महत्व को बिल्कुल नकार दिया है। इन्होंने बोला समाज एक कृत्रिम रचना है, मनुष्य द्वारा समाज को रचा गया है। साथ ही इस सिद्धांत के आलोचकों का कहना था कि ये जो सामाजिक समझौते की बात कर रहे हैं, ये सामाजिक समझौता कब हुआ होगा, किस प्रकार हुआ होगा, क्या इसका कोई ऐतिहासिक या सिद्ध प्रमाण है किसी के पास कि कब कौन बैठा या किसने डिसाइड किया कि हम किस तरह सामाजिक समझौते में बंध के अपना जीवन जिएंगे, हमें स्वतंत्र नहीं रहना है। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में ये जो समझौता वाला शब्द है या समझौते की जो बात है, ये कब कैसे हुई इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तो इसलिए ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा सटीक नहीं मालूम होता। तो सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं सावियी सिद्धांत के बारे में। सावियी सिद्धांत को समझने का सबसे आसान तरीका है समाज बराबर एक बृहद मानव, एक बड़ा सा मानव। ये आपकी सोसाइटी हो गई, ये आपका एक ह्यूमन हो गया। कंपैरिजन कर लो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा सावियी सिद्धांत है क्या। सावियी सिद्धांत में याद रखने वाले पॉइंट ये हैं कि इसके समर्थक हैं हर्बर्ट स्पेंसर और अगस्त काम्टे। हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उस बुक में चार्ल्स डार्विन ने ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव विकास के बारे में बताया था। उसी से प्रेरित होकर स्पेंसर ने यही नियम लागू किया समाज में, और उन्होंने बताया समाज का भी विकास बिल्कुल मानव की तरह होता है और समाज भी बिल्कुल मानव की ही तरह काम करता है। कैसे? वो ऐसे कि व्यक्ति जो है समाज का एक अंग मात्र है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मीन्स समाज जो है व्यक्तियों से निर्मित होता है। तो जो विभिन्न व्यक्ति हैं वो सारे के सारे समाज के अलग अलग अंग हैं और वो अपना अपना कार्य करते हैं और कार्य करते हुए एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी है,
इसके विभिन्न ऑर्गन हैं, विभिन्न अंग हैं, हाथ, पैर, आँख, नाक, लीवर, फेफड़ा, किडनी, नाड़ियाँ, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो सारे मिल के काम करते हैं, जिससे कि ये एक मानव खड़ा है या ये अपना जीवन यापन कर रहा है, इसका संचालन हो रहा है पूरी बॉडी का। उसी तरह समाज का संचालन कैसे होता है? उसके विभिन्न अंगों के द्वारा। और समाज के अंग कौन है? व्यक्ति। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शरीर बराबर समाज। और जिस प्रकार शरीर के अंग होते हैं विभिन्न जो मिल के संचालन करते हैं उसका, उसी तरह समाज के जो अंग हैं वो उसके व्यक्ति हैं। व्यक्तियों से समाज निर्मित होता है ना, तो व्यक्ति उसके अंग हैं। अब अगर हम बात करें नाड़ियों की, बॉडी में नाड़ियाँ या नर्व सिस्टम या नसें किस लिए काम करती हैं? वो रक्त का संचालन करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन करती हैं ना। तो सोसाइटी में ये सर्कुलेशन कौन करता है? वो करते हैं रेल, डाक, संचार माध्यम के जरिए। समाज में जो वितरण हो रहा है, जैसे कि बॉडी में रक्त संचालन हो रहा है, वो इन माध्यमों से होता है, ठीक। और हमने बात करी इंटरडिपेंडेंस, विभिन्न अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं। पैर में चोट लग रहा है तो हाथ से तुरंत आप टच करके देख रहे हो कितना ब्लड है, या उसके मरहम पट्टी हाथ से कर रहे हो। तो सारे अंग अलग अलग हैं, उनके अलग अलग कार्य हैं, बट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो। ठीक उसी तरह समाज में भी कृषि है, उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से अपने अपने काम कर रहे हैं। और ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? समाज के लोगों का पोषण कर रहे हैं या समाज का पोषण कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम शॉर्ट में बोलें तो इस सिद्धांत के समर्थकों का या इनका मत क्या है? वो ये है कि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ समाज का एक अंग मात्र है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है जब वो बॉडी से अलग हो जाता है। हमने बात करी हाथ के या विभिन्न बॉडी ऑर्गन की। अब अगर उन बॉडी ऑर्गन को आप अलग रख दो, हाथ इस मानव के दोनों काट दो, पैर काट दो, इसका हृदय, लीवर, किडनी, जितने भी अंदर के ऑर्गन हैं वो सारे, आँख, नाक, कान, सब निकाल के एक टेबल पे रख दो। अब ये समाज खड़ा हो पाएगा? समाज की तुलना हम बॉडी से कर रहे हैं ना। अब अगर ये बॉडी है, इसके इस पार्ट से ही निकाल के हमने यहाँ पे रख दिए मेज पे, तो ये व्यक्ति, ये समाज खड़ा है, एग्जिस्ट कर पाएगा, अस्तित्व है? नहीं। और दूसरी तरफ इन सारे बॉडी पार्ट्स को आप क्या बोलोगे कि ये कोई ह्यूमन बॉडी है? नहीं, आप बोलोगे उसके पार्ट्स हैं। आप उसको, यानी ये बॉडी पार्ट्स रहेंगे, एक ह्यूमन बॉडी नहीं बन सकते या ह्यूमन बॉडी नहीं इन्हें बोला जाएगा। उसी तरह समाज में ये जितने व्यक्ति हैं, अगर इन व्यक्तियों को आप समाज से अलग कर दो तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये समाज के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका अस्तित्व है। तो सावियी सिद्धांत में समाज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और उनका ये मत है कि समाज के बिना, समाज से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। बट अगर आप ध्यान दो तो स्टार्टिंग में ही हमने समझा था कि व्यक्ति और समाज के बीच का संबंध कैसा है? वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, ना कि कोई एक इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है या समाज इम्पॉर्टेंट है। नहीं, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो जहाँ सामाजिक अनुबंध सिद्धांत बोलता है कि समाज कृत्रिम रचना है, मनुष्यों ने ही समाज को बनाया है, वहीं सावियी सिद्धांत बोलता है कि नहीं, समाज पहले से ही एग्जिस्ट करता था, व्यक्ति उससे आके जुड़े हुए हैं, और अगर व्यक्ति समाज से अलग हो जाए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत बोलता है कि समझौते के जरिए मनुष्यों ने समाज का निर्माण किया। तो अगर हम ध्यान दें तो दोनों ही सिद्धांत एक पक्षी हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सिद्धांत व्यक्ति को महत्वपूर्ण मान रहा है क्योंकि इनके अनुसार पहले व्यक्ति स्वतंत्र रूप से घूमता था, प्राकृतिक अवस्था में रहता था। और ये सिद्धांत बोल रहा है कि नहीं, समाज महत्वपूर्ण है, व्यक्ति तो केवल उसका एक अंग है। तो अगर व्यक्ति समाज से अलग हो जा रहा है तो उसका अस्तित्व नहीं है। और ये बोल रहा है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है और समाज से भिन्न भी उसका अस्तित्व है। दोनों ही सिद्धांत एक पक्षी हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। समाज भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि व्यक्ति। हालांकि सावियी सिद्धांत की अगर हम आलोचना की बात करें तो मैकआइवर का कथन है कि जो सावियी सिद्धांत है, सामाजिक सावियी का सिद्धांत, वो सिद्धांत व्यक्ति तथा समाज का वास्तविक संबंध नहीं दर्शाता। क्योंकि हमने अभी बात करी कि सिर्फ और सिर्फ समाज महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति का भी महत्व है। तो वास्तविक संबंध तो ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और ये वो संबंध नहीं दर्शा रहा है। दूसरा तर्क सावियी सिद्धांत की आलोचना में ये दिया गया कि शरीर से जब आप अलग कर दो तो उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो निष्क्रिय या निष्प्राण होते हैं। जबकि आप समाज को ध्यान से देखो तो समाज से अलग व्यक्ति अगर रहता है तो वो जीवित होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि समाज को ही सर्वोच्च माना गया है, किस सिद्धांत में? सावियी सिद्धांत में। और व्यक्ति के महत्व पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत
व्यक्ति को ही महत्व दे रहा है, यही सिद्धांत समाज को महत्व दे रहा है। और ये दोनों ही सिद्धांत व्यक्ति और समाज के संबंध को वास्तविक रूप से नहीं दर्शा रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरे सिद्धांत की, जो है सामूहिक मन का सिद्धांत। सामूहिक मन का सिद्धांत समाज को मन या मस्तिष्क के रूप में देखता है, यानी द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव माइंड सोसाइटी को एज ए माइंड या एज अ ब्रेन देखती है। और आदर्शवादी तथा सामूहिक मन के सिद्धांत ने समाज को मन माना है। अगर हम बात करें दार्शनिकों की या विचारकों की, तो प्लेटो की बहुत फेमस कोटेशन है, समाज बृहद शब्दों में एक मस्तिष्क है, यानी समाज बराबर एक ब्रेन, एक ऐसा ब्रेन जो खुद सोचता है, समझता है और वो दूसरों को कंट्रोल करता है, दूसरों यानी समाज के लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का जन्म हो रहा है एक फैमिली में, वहाँ पे वो सीखता है कि बड़ों से कैसे बातें करनी है या अपने से छोटों से कैसे बात करनी है, स्कूल किस टाइम पे जाना है, या कल को वो जॉब में है तो जॉब में किस टाइम पे जाना है, ट्रैफिक रूल कैसे मानने हैं, स्कूल में कब प्रेयर करना है, क्या करना है। ये सब कुछ वो कहाँ सीख रहा है? सोसाइटी में। और ये सोसाइटी जो है वो खुद एक मस्तिष्क है, एक ब्रेन है, एक मन है जो कंट्रोल करती है सोसाइटी के लोगों को। अगर हम बात करें दुर्खिम के विचार की, तो वो भी इस विचार के काफ़ी ज़्यादा समर्थक थे कि समाज बृहद शब्दों में एक मस्तिष्क है, यानी इसी कोटेशन को उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना की संज्ञा दी थी। उनका मानना था कि समाज व्यक्तियों से भिन्न एक सामूहिक चेतना द्वारा निर्मित होता है, और ये सामूहिक चेतना जो होती है वो व्यक्तियों पे शासन करती है, क्योंकि वो व्यक्तिगत चेतना से शक्तिशाली होती है। दुर्खिम ने बोला है, समाज के मन का व्यक्तियों के मन से भिन्न अस्तित्व है और वह उससे उत्कृष्ट है। यानी अगर ये व्यक्ति का मस्तिष्क है या मन है तो समाज का मन उससे उत्कृष्ट है, यानी प्रत्येक व्यक्तियों का जो मन है, मस्तिष्क है या विचार है या आइडिया है, उनसे ज़्यादा भिन्न और उत्कृष्ट किसका अस्तित्व या किसका मन है? सामूहिक चेतना का या सामूहिक मन का। यह मन या सामूहिक चेतना ऊंचे प्रकार का चैत्य जीवन है। वह व्यक्तिगत मन को आत्मसात करना चाहता है। मीन्स ये जो उच्च सामूहिक चेतना है वो इतनी ऊंची है और इतनी ज़्यादा ये कॉन्शियस है कि ये व्यक्तिगत मन को अपने में आत्मसात कर लेती है, जिसके कारण जब आप सामूहिक चेतना की बात करते हो तो वहाँ पे व्यक्तिगत चेतना का लोप हो जाता है। आप अगर भीड़ में हो, कहीं दंगे हो रहे हैं या कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं भी अगर आप कलेक्टिव बिहेवियर में हो तो वहाँ पे आपका इंडिविजुअल जो कॉन्शियसनेस है या व्यक्तिगत जो चेतना है वो छीड़ हो जाती है या वो कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। इसीलिए भीड़ में जब लोग हिंसा करते हैं तो वहाँ पे अधिकतर लोग ये जानते हुए कि हिंसा सही नहीं है खुद को रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भीड़ की चेतना जो है वो उन पे हावी होती है। धार्मिक उत्सवों को आप देख लो, धार्मिक उत्सवों में सब मिलजुल के एक ही तरह से एक ही प्रकार के रीति रिवाज, कर्मकांड या अनुष्ठान प्रक्रियाएं करते हैं, और उस समय वो अपनी व्यक्तिगत जो राय है या व्यक्तिगत जो सोच है वो भूल करके सामूहिक व्यवहार का अनुसरण करते हैं। तो जैसे अगर कोई बच्चे का जन्म एक ऐसी सोसाइटी में हो रहा है जहाँ पे दयालु होना एक बहुत कॉमन बिहेवियर है, वहाँ पे हर कोई दूसरे के साथ हेल्पिंग नेचर लेके चल रहा है या बहुत ज़्यादा हम्बल है दूसरे के साथ, तो ऐसे माहौल में जब बच्चा बड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली इसी नेचर का होगा, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी उसको यही सिखा रही है। सामूहिक जो चेतना है या समाज जो है या मस्तिष्क जो है, तो समाज जो है वो उसे बताता है कि आपको किस तरह व्यवहार करना है। समाज यानी समाज जो मन रूपी है या मस्तिष्क रूपी है या जो सामूहिक चेतना है वो कंट्रोल करती है किसी इंडिविजुअल को, वो बताती है कि आपको किस तरह व्यवहार करना है। जैसे समाज का मन उच्चतर होता है। वही चीज़ जो दुर्खिम ने बोली है कि व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना के आगे मस्तक हो जाती है, क्योंकि सामूहिक चेतना उत्कृष्ट है या उच्चतर है या ज़्यादा शक्तिशाली है व्यक्तिगत चेतना की तुलना में। हीगल सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थे, और इन्हीं के विचार से प्रभावित होकर या सामूहिक मन के सिद्धांत से प्रभावित होकर दुर्खिम ने सामूहिक चेतना का कॉन्सेप्ट दिया था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से उत्कृष्ट होती है। जबकि हीगल बोलते हैं कि समाज और राज्य केवल व्यक्तियों का जोड़ नहीं होता है, वो समाज की सामूहिक चेतना और बुद्धि होती है।
मीन्स समाज अगर आप बना रहे हो या किसी राज्य का निर्माण कर रहे हो, नेशन, वो सामूहिक चेतना और बुद्धि होती है, सिर्फ समाज नहीं होता है। और वहाँ पे सिर्फ लोग मिल जाएं इससे समाज या राज्य का निर्माण नहीं होता है। वहाँ पे उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो चेतना है, प्रत्येक व्यक्ति की चेतना मिल करके कुछ सामूहिक चेतना का निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये 20 लोगों का एक ग्रुप है और इन 20 ने नियम बना दिया है कि हमें इस तरह से व्यवहार करना है, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर करने पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है या उन्हें लाभ हो रहा है या लाइफ इजी हो रही है। तो इन्होंने जब अपनी अपनी बात रखी तो व्यक्तिगत चेतना के अनुसार रखी, बट इन सब में ज़्यादातर मतों पे अगर सबकी सहमति हो गई है तो यानी वो व्यक्तिगत चेतना से शक्तिशाली हो गई हैं, क्योंकि उस पर सभी की सहमति है। और फिर ये नियम आगे की जनरेशन को गाइड करेंगे, यानी व्यक्ति का विकास जो है वो समाज या राज्य के माध्यम से होता है। मीन्स व्यक्ति के मन से समाज का मन उच्चतर है। व्यक्ति का जो मन है वो कभी कभी गलत रास्ते पे जा सकता है, बट समाज का मन जो कि इससे ज़्यादा श्रेष्ठ है वो इसे मार्गदर्शन करता है या इसे बताता है कि आपको किस तरह व्यवहार करना है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल ये बनाए गए हैं सोसाइटी में। ट्रैफिक रूल अगर कोई नहीं मान रहा है तो रोज़ एक्सीडेंट होंगे, बट अगर आप मान रहे हो तो इसका मतलब है कि उसके ज़रिए एक्सीडेंट्स हैं वो कम होंगे। तो ये जो ट्रैफिक रूल है किसी एक व्यक्ति ने अपनी भलाई के लिए नहीं बनाए हैं, समाज के अधिकतर लोगों ने इस पर सहमति प्रकट की और सब इसे मान रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली कोई नया पर्सन भी अगर उस कंट्री में या उस परिवेश में आता है तो वो ट्रैफिक नियम्स मानेगा। उसका ट्रैफिक रूल्स मानना या धार्मिक उत्सवों में भाग लेना या किसी भी प्रोटेस्ट में या किसी भी आंदोलन में भाग लेना, ये बताता है सामूहिक मन के प्रभाव को, उसको यानी सामूहिक चेतना का प्रभाव किसी इंडिविजुअल पे किस हद तक पड़ता है, उसी की बात सामूहिक मन के सिद्धांत में करी जाती है। और सामूहिक मन के सिद्धांत के समर्थक समाज को एक मन या मस्तिष्क के रूप में देखते हैं या मानते हैं। इन शॉर्ट, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव माइंड समाज को अधिक महत्वपूर्ण मानती है, जो कि रेगुलेट करता है इंडिविजुअल्स को। तो अगर हम बात करें चैप्टर 3 व्यक्ति और समाज में संबंध के बारे में, तो हमने क्या देखा कि समाज का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और व्यक्ति प्रभावित करता है सामाजिक व्यवहारों को। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इन दोनों के ही बीच में काफ़ी गहरा संबंध है। कोई सिद्धांत किसी को इम्पोर्टेंट मानता है, कोई सिद्धांत किसी को महत्व देता है। कोई बोलता है व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, कोई बोलता है समाज इम्पोर्टेंट है, बट ये है कि हाँ, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी कारण अरस्तु ने बोला है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले चैप्टर में हम समाज शास्त्र के अर्थ और उसकी परिभाषा को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी पे मिल जाएगी। धन्यवाद।